नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं सीतामढ़ी में हूं। सीतामढ़ी कल पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था। बात दरअसल ये था कि कल सोनबरसा यानी सीतामढ़ी के सोनबरसा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाया गया और उसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व यानी तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे और लाखों की संख्या में लोग जुटे थे और काफी भव्य समारोह का आयोजन हुआ और काफी सफल कार्यक्रम रहा। पूरे बिहार में इसकी चर्चा थी। यानी सोनबरसा जो पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का वह कर्म भूमि है, वहीं पे पुण्यतिथि आरजेडी के द्वारा मनाया गया और भारी संख्या में लोग जो है पहुंचे थे। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बाजपट्टी से, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश कुमार यादव। सर, न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद और स्वागत है। कल का कार्यक्रम तो बड़ी सफल रहा, भारी संख्या में लोग जुटे थे, मन पूरा गदगद है खुशी से। देखिए, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की कर्म भूमि सीतामढ़ी के सोनबरसा था। सोनबरसा से उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े और वहां से निर्वाचित हुए थे। और हमारे नेता, जन जन के नेता, गरीबों के नेता, युवाओं के नेता और नौकरी के नाम से बिहार ही नहीं पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कर्पूरी जी की पुण्यतिथि पर, इससे पहले मधुबनी में भी उनका कर क्षेत्र रहा, वहाँ जन्म दिवस मनाया गया। यहाँ सोनबरसा में पुण्यतिथि मनाई गई उनके कार्य क्षेत्र स्थल पर। और पुण्यतिथि मनाने से नहीं होता है, जन्मदिन मनाने से नहीं होता है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर्पूरी ठाकुर जी से इतने जुड़े थे। जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हुई तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो बिहार और जन जन के नेता, गरीबों की आवाज, उनके गोदी में कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हुआ, मृत्यु प्राण त्यागे। और सही में वारिस आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। आप मीडिया के साथी है, 1990 के दशक से पहले आप देखे होइएगा, असली आजादी 90 के दशक के बाद जो शोषित, गरीब, अकलियत, दलित, अति पिछड़ा के लोग, चाहे किसी भी समाज के लोग होंगे, गरीब तबका के लोग को बोलने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था। असली आजादी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब पदार्पण 1990 में हुआ उसके बाद मिली। जैसे मालिक के यहां जानते थे लोग, गरीब तबका के लोग, दलित समाज के लोग, तो उनको चप्पल जूता निकाल के जाना पड़ता था। मालिक के सामने में अपनी बात को नहीं रख पाते थे, अपने काम को भी नहीं रख पाते थे, अपने अधिकार नहीं मांग सकते थे। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको आजादी दी और उन्होंने बड़ी फक्र से थाना, पुलिस, ब्लॉक, कलेक्ट्रेट में उससे पहले कोई लोग नहीं जाते नहीं थे, इन्हें गिने चुने लोग जाते थे। लेकिन जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का यहाँ सरकार बनी उनके नेतृत्व में, तो गरीब लोग, थाना, पुलिस, ब्लॉक, असली आजादी मिली। जो अपने हक किसी विधायक और एमपी को भी पकड़ कर कहता था मेरा ये काम है, तो कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। उनके रास्तों के, उनके किए गए क्रियाकलापों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारे नेता करते ही नहीं है, कहते हैं तो करके दिखलाते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। नौकरी की बात कही, नौकरी मैन की बात कही कि तेजस्वी जी के वक्त में जब उप मुख्यमंत्री थे तो कई 1.5 लाख लोगों को जो है सरकारी नौकरी मिली शिक्षक के रूप में। लेकिन जब उनके लोगों का कहना है, जो एनडीए के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, तो क्रेडिट तो उनको जाना चाहिए, उनके कलम से ही सब कुछ होना था, तो उप मुख्यमंत्री इसका क्रेडिट क्यों लेते हैं? तेजस्वी जी आज उप मुख्यमंत्री इनको नहीं लेना चाहिए? पत्रकार जी, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और आपको ये भी मैं बतलाना चाहता हूं, 1.5 लाख नौकरी नहीं, 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिला। 17 साल पहले, 1 साल से और 6 महीना से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री जी 17 साल पहले से 20 साल पूर्णने जा रहा है।
पहले मुख्यमंत्री काहे ने नौकरी दिए? पहले युवाओं को रोजगार काहे ने दिए? हमारे एजेंडा में, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के एजेंडा में 2020 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हम टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, उनके आशा दीदी हो, इनके मानदेय में वृद्धि करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, उनके मानदेय में वृद्धि करेंगे। शिक्षक के नौकरी को राजकर्मी का दर्जा दिलाएंगे। सरकार इनके इन प्रकार से नहीं बनी। कहीं न कहीं सरकारी जनता तो मैंडेज आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिला। पूरे बिहार में जनता का मुख्यमंत्री बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कई विधायक, हम लोग के पार्टी के कई विधायक को सरकारी तंत्र के द्वारा जबरन हराने का काम किया है। नहीं तो सरकार तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनता ने मैंडेज दिया। और नौकरी की बात कहते हैं, वही तब सरकार नहीं बनी तो विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधानसभा में बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार में विभिन्न विभाग में सरकारी नौकरी रिक्तियां खाली है, आप सभी विभाग की रिक्तियां खंगालिए और जिस विभाग में नौकरियां रिक्तियां खाली है उसको नौकरी दीजिए। आप जिनके बारे में भी चर्चा किए हैं, बिहार ही नहीं देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सदन में रिकॉर्ड है, आप देखिएगा, उन्होंने कहता है, उनके द्वारा कहा गया, नौकरी देगा तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, तुम जेल से पैसा लाओगे, बड़ी झिझला के कहा था। तो कहीं ना कहीं जब महागठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बना, वही मुख्यमंत्री, हम लोग सभी विधायक बैठे हुए थे, हाथ जोड़कर सब विधायक के सामने सामने घूम घूम कर कहा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही करेंगे, जिनको जो करना है वही करेंगे, बड़ी गिड़गिड़ाते हुए बोला। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये देन था, सोच था, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया। और जनता सब जान रही है, जनता किसको क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, किसके चलते हुआ, वो जनता देख रही है। और मैं आपके डंके के चोट के साथ कहना चाहता हूं, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी की ही देन थी जो सरकारी नौकरी मिली। यानी ये आपका दावा। अच्छा, एक तेजस्वी जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया है चुनाव से बहुत पहले, और मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है बिहार की राजनीति में, माई बहन मान योजना। वृद्धा पेंशन 1500 करना है, उसके बाद से 200 यूनिट बिजली फ्री और 2500 प्रत्येक महिलाओं के खाते में, ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। क्या ये जो है चुनाव में इसका भरपूर फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं पत्रकार जी, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं, झूठा जुमलाबाजी नहीं करते हैं। उनकी उम्र भी कम है, लेकिन परिपक्व हमको आता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से। बिहार ही नहीं देश के कोई नेता होंगे जो तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे परिपक्व होंगे। नेशनल लेवल पे तो उन्होंने एक पहचान बना लिया था। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। बिहार की जनता को नहीं, देश की जनता को तेजस्वी प्रसाद यादव जी भरोसा है। और तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी दिए हैं तो दूसरे स्टेट में भी अब नौकरी की चर्चा, नेता चाहे आप मीडिया के साथी है, ये हमारे नेता की उपलब्धि है। जब पहले आप कभी चर्चा नहीं करते थे नौकरी की, विकास की चर्चा आपके द्वारा भी नहीं पूछा जाता था किन्हीं नेता से। आप पूछते थे ये मंदिर कब बनेगा, ये मस्जिद कब टूटेगा, ये मंदिर कब निर्माण होगा, ये मस्जिद कब निर्माण होगा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहां होगा, इसकी चर्चा पत्रकार लोग भी करते थे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है और काबिलियत है जो अब पत्रकार लोग भी नेता से रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। यह तेजस्वी प्रसाद यादव यानी अपने नेता की बड़ा उपलब्धि मान रहे हैं। एकदम हमारे नेता की उपलब्धि है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पहले कि आप मीडिया के साथी जो पूछे हुए नेता का डिबेट आप देखिए, जो आपके द्वारा, आपके मीडिया के साथी के द्वारा कभी नहीं चर्चा विकास के हो, रोजगार के हो, इस पर चर्चा नहीं होती थी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आने के बाद अब मीडिया के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोग से पूछते हैं, वो भी रोजगार की बात करते हैं। वही कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या क्या भद्दी भद्दी गालियां नहीं दी गई। आज जब एक समय आया तो उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। एक समय देश का सर्वोच्च सम्मान है। कल हमारे नेता ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है, एक ऐसा भी समय आएगा जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कोसने का काम करता है, उनके द्वारा भी मांग किया जाएगा जो लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा, कल का जो कार्यक्रम है जिसको लेकर पूरे बिहार में चर्चा है, और सीतामढ़ी और सोनबरसा
पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना है, खुद को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, चूंकि इस जिला के आप एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का हेवी कंट्रीब्यूशन है, जो इतना विशाल कार्यक्रम, इतना सफल नहीं, कार्यक्रम। हम लोग के गर्व की बात है। और गर्व की यह बात है कि नेता के प्रति जनता का जब जनसैलाब होता है, वही नेता में निखार आती है। यह कहीं ना कहीं सीतामढ़ी नहीं, पूरे बिहार की, सीतामढ़ी का और मधुबनी में भी कार्यक्रम हुआ। ये नेता के प्रति लोकप्रियता दिखाती है। जो नेता को भी देखने के लिए अपने कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि मनाने में नेता पहुंच रहे हैं, तो उनको सहयोग करने के लिए इतने अपार भीड़ जुटा, ये हम लोग की गर्व की बात है। और अपने नेता को भी धन्यवाद देते हैं कि आप इतने मैच्योरिटी से, इतने काबिलियत से जनता को आप जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं। अभी माय बहन योजना के बारे में आप कहें, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार जब 2025 में बनेगी तो निश्चित रूप से जो माय बहन योजना के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र रहेगा। एकदम पूरी तरह जिस ढंग से सरकारी नौकरी की बात उन्होंने कहा तो करके दिखलाया, उसी तरह से प्रत्येक 18 वर्ष से 60 वर्ष के महिलाओं को 2500 रुपये प्रत्येक माह माय बहन मान योजना के तहत दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, हमारे घोषणा पत्र में है। वृद्धा पेंशन, विभिन्न प्रकार के पेंशन योजना में जो है, जो 400 राशि है, उस राशि को बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो विभाग में रिक्तियां खाली है उसको भी भरकर और सरकारी नौकरी रोजगार की बात हमारे नेता करेंगे। आप कहिएगा जुमलेबाजी है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे तो करके दिखलाए। अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथी से पूछना चाहिए उन नेताओं से जिन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आप भी मीडिया के साथी, आपके खाता में पैसा गया है 15 लाख क्या? आपके घर में किसी को नौकरी मिला है क्या? रोजगार मिला है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, बाद में उनके नेता के द्वारा ही कहा जाता है। अब देखिएगा कहीं रिकॉर्ड होगा, मीडिया के साथ ही बोला गया था जो चुनावी जुमलेबाज चुनावी मुद्दा था, चुनावी जुमलेबाजी था, उनके नेता के द्वारा कहा जाता है। लेकिन हमारे नेता ने चुनावी जुमलेबाज नहीं करते हैं, उन्होंने जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है 2025 में, तो ये सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट और धरातल पर उतारा जाएगा और बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के किसानों को, बिहार के मतदाताओं को, बिहार के महिलाओं को, बिहार के अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को, बिहार के दलितों को, बिहार के अग्री जाति के लोगों को, जो गरीब तबका के लोग हैं, सभी बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप मीडिया के साथी भी है, किसी भी समुदाय के लोग हो, चाहे वो ऊंची वर्ग के लोग हो, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, चाहे बैश्य समाज के लोग हो, चाहे कुशवाहा समाज के लोग हो, मैनोरिटी समाज के लोग हो, चाहे अनुसूचित जाति पासवान बिरादरी को हो, धोबी समाज के लोग, रविदास समाज के लोग हो, खतबे समाज के लोग हो, नाई समाज के लोग हो, लोहार समाज के लोग हो, कलवार समाज के लोग हो, सूरी समाज के लोग हो, तेली समाज के लोग हो, सभी समुदाय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति एक निखार आया है। और प्रजापति समाज के लोग हो, लोहार समाज के लोग हो, A to Z की जो पार्टी थी वो एकदम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति सभी लोगों में, नौजवान किसी वर्ग के लोग हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भरोसा कर रहा है और उनको उम्मीद है तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर। इसलिए 2025 में निश्चित रूप से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और जितनी योजनाओं उन्होंने घोषणा किया है उस सब पर धरातल पर उतारा जाएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, मुकेश कुमार यादव जी 2020 में लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से आपने चुनाव जीता। नहीं, 20,000 वोटों से मैंने नहीं जीता, कम वोट से 20,000 प्लस, जहां तक मुझे जानकारी है, 93,000 कुछ वोट आया था आपको। तो अब मैं फिर से करेक्शन कर लूं, हो सकता है कि मैं सही से जानकारी नहीं जुटा पाया, लेकिन 5 साल आपको एज ए विधायक के रूप में क्षेत्र में काम करने को मिला। अब आप इस चुनावी वर्ष में आ चुके हैं, अब 5 साल होने वाले हैं। क्या मुकेश कुमार यादव, हमारे क्षेत्र में जो सड़क की स्थिति थी वो काफी जर्जर थी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस विभाग के मंत्री बने तो उसमें अधिक सड़कों का निर्माण हुआ, पुल पुलिया बना। जैसे सरमनी टोल, कई 20 पंचायत और 3 ब्लॉक का आवागमन पूर्ण रूप से बाधित था। सरमनी टोल पुल, आरसीसी पुल बना। सरमनी टोल से पथराही जाती है वो सड़क का निर्माण हुआ। भदियन से बिरौली सड़क जाती है जो विगत 20 वर्षों से खराब था, आवागमन बाधित था, उस सड़क का मैंने निर्माण करवाया। आपको भाउर से लेकर खरका सड़क जो पूर्ण रूप में बाधित था, उस सड़क का निर्माण मैंने करवाया। कई पुल, जैसे
बाचोपट्टी से, निमाही से बाचोपट्टी सड़क आती है, उसमें हाई लेवल ब्रिज बन रहा है। बंगराहा में, बसा पंचायत के बंगराहा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हो रहा है। महमदा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। मुरलियाडीह में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। महिसौथा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। बालासात से मुजफ्फरपुर, हमारे जिला से एक दूसरे जिला मुजफ्फरपुर जिला जुड़ती है, उसमें बीच में हेमदा नदी के नजदीक में पुल का हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। बेला से गौरी पथ जाती है, उस सड़क का निर्माण हुआ। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 10 से 12 सड़क का निर्माण मैं विभाग से, सरकार से, और खास करके ज्यादा सड़क का निर्माण हुआ जब हमारे नेता उस विभाग के मंत्री थे। कब्रिस्तान, करीब 80 कब्रिस्तान की घेराबंदी हमारे क्षेत्र में हुआ। बालासात कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, पोखरारा कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, बोखरा कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, सिंहा चौड़ी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, पकटोला कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, सौरिया कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, सियारी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, गौरी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, गोंगली कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ, बहुरार में कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, ददरी शाह टोला कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, नानपुर उत्तरी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, जद्दूपट्टी कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, मिर्जा मदारीपुर कब्रिस्तान। ये सब काम को आप अपना बड़ा उपलब्धि मानते हैं, मदारीपुर जो काम शायद कभी नहीं हुआ था। नहीं, कभी नहीं हुआ था। शायद एक आध कब्रिस्तान की घेराबंदी थी। मैं करीब 70 से 80 कब्रिस्तान की घेराबंदी मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ। स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है, पचरा निमाही में स्वास्थ्य उपकेंद्र मैंने बनवाया। रायपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया, बनौल में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया, हिमायतपुर में समाज स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में 14 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, जिसमें कार्य प्रगति पर है, कुछ टेंडर में है। जैसे बंगराहा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की निर्माण कार्य शुरू होगा, पथराही में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हुई, बाचोपट्टी नरहा में, बल्हा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति हुई, मुरौल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर प्रोसेस है अभी। नहीं, सब टेंडर में है, सब काम प्रगति पर है। आपको भरौन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण भी हुआ, सिंहा चौड़ी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण हुआ, कई जगह ददरी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली है, आपको महिसौथा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, बालासात में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली। कई अनेक सैकड़ों काम है जो मैं, जनता ने जिस भरोसा उम्मीद से मुझ पर भरोसा जताया था, मैंने सड़क से लेकर सदन तक। मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूं, जो सदन में अभी एक अल्पसंख्यक विज्ञान छात्रावास के निर्माण के लिए स्वीकृति करवाया है, जो बाजपट्टी और नानपुर के बीच में जमीन खोजी जा रही है, स्वीकृति मिल गई है, वो भी भवन बनेगा अभी। आप एक हरपुरबा में जनाजागाह का निर्माण हुआ। आप मंदिर की घेराबंदी में निर्माण में कमी है, इसलिए कमी है, कुछ लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है, मंदिर की नहीं होती थी। लेकिन मंदिर और कब्रिस्तान में अंतर है। कब्रिस्तान में जो चल जाती है जमीन, जो लोग डोनेट करते हैं, वो बिहार सरकार की जमीन हो जाता है। बिहार सरकार के बाद उसमें घेराबंदी होगा। जिस कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, कई अभी निजी जमीन है, इसलिए कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो सकी है। मंदिर में जो ट्रस्ट से जुड़े हुआ है मंदिर, जैसे अभी सिरसी मठ की स्वीकृति हुई है, टेंडर में है, काम होगा। अभी धादी मठ की स्वीकृति मिली है बाउंड्री के, वहां भी 4 दीवारी होगा। आपके कबीर मठ कुर्थैया, वहां घेराबंदी हुआ है। कई अब जो है मुकेश जी, आपने तो इतना सारा काम कराया, मैं आपके क्षेत्र में गया भी था, आपके क्षेत्र के कुछ लोगों से बात हुई जो खास करके एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपका सादगी जो है, एक आम जनता की तरह सबसे मिलना जुलना, ये एक बहुत पसंद है। दूसरी बात की काम के मामले में लोग आपकी तारीफें कर रहे थे। अब जो है 2025 में फिर से जनता आपको चुनकर भेजती है, तो पहली प्राथमिकता क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? विकास के मामले में किस काम को करना चाहेंगे? चूंकि मन में चल रहा है कि अब इस काम को पहले करेंगे। देखिए, हम पहले भी कहे थे, सरकार बनती है, हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग फिर से, जनता ने विश्वास जताया, तो मैं डिग्री कॉलेज के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहूंगा कि एक डिग्री कॉलेज हो। और डिग्री कॉलेज मुझे इसलिए जरूरी पड़ता है, मुझे महसूस हो रहा है, जो गांव गंवई में गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति जो बाहर जाने में सक्षम नहीं है, अच्छी नहीं है, तो बगल अगल में रहेगा तो अपने घर से भी खाना खाकर, कोई रोजगार कर कॉलेज की डिग्री और अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। सब लोग के गार्जियन के पास क्षमता नहीं है जो पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली में अपने लड़का को डिग्री की पढ़ाई करा सके। इसलिए मैं डिग्री कॉलेज के लिए
सबसे पहले मैं चाहूंगा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज हो। स्टेडियम निर्माण के लिए मैंने 2 ब्लॉक, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक है, 2 जगह मैंने स्टेडियम की स्वीकृति भी करवाया खेल मैदान के लिए, बाजपट्टी और बोखड़ा। जमीन की उपलब्धि अभी नहीं हुई है, जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिला पदाधिकारी को कई बार सूचना मैंने पत्र के माध्यम से मेल का भी दिया, अंचल अधिकारी के माध्यम से भी उसकी जमीन की खोजबीन हो रही है। जो बिहार सरकार की जमीन अगर स्टेडियम के लायक होगा तो दोनों जगह खेल मैदान मतलब स्टेडियम का निर्माण बाजपट्टी और बोखड़ा ब्लॉक में भी किया जाएगा। और मैं अस्पताल पर भी मेरा प्राथमिकता रहेगा। जो ब्लॉक लेवल के अस्पताल है, पंचायत लेवल के अस्पताल है, उसमें भी डॉक्टर की नियुक्ति हो और डॉक्टर दवा हमेशा उपलब्ध रहे, क्योंकि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, मेरा प्राथमिकता रहेगा। इसलिए कि सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय में उन्हीं का बच्चा पढ़ता है जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं, आर्थिक स्थिति से जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। आपके पास अगर किसी के पास पैसा रहता है तो अपने बाल बच्चे को अच्छा अस्पताल में अपना भी इलाज अच्छे अस्पताल में, जो प्राइवेट अस्पताल में, वहां भी करवा सकते हैं। अच्छी प्राइवेट स्कूल है उसमें पढ़ाई शिक्षा दिवाते हैं। लेकिन जिनकी स्थिति माली हालत अच्छी नहीं है वो सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल का शरण लेते हैं। मैं इसलिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल का भी मैं ख्याल रखूंगा, मेरा प्राथमिकता रहेगा। और जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई सड़क हो जो नहीं बना भी होगा, जो भी प्रोसेस में, या कहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या मठ मंदिर की घेराबंदी हो, ट्रस्ट में है, जो बचे हुए काम है उसको भी मैं निश्चित रूप से पूरा करने का काम करूंगा। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए 2025 में क्या लगता है आपको, जिस तरह से एक और नई पार्टी आ गई है जन सुराज, जिसको लेकर काफी डर सता रहा है, मतलब आरजेडी हो कांग्रेस हो सबको, कि कहीं उनके जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी ना हो जाए। तो क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में पूरे बिहार में इस बार तेजस्वी जी का डंका बोलेगा? एकदम निश्चित रूप से बोलेगा। और बिहार की जनता सब समझ चुकी है जन स्वराज क्या कर रही है। कई जगह उपचुनाव हुआ, कई जगह चुनाव हुआ, देखने को आप भी पत्रकार है मिला होगा। तो जनता अब उससे सतर्क हो गई है जो ये वोट काटने और खास करके महागठबंधन के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। इसलिए जनता समझ रही है और जनता जन स्वराज ही हो, एनडीए हो, कौन पार्टी हो उससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा जताएगी और जहां तक एकदम डंके की चोट पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति विश्वास जताया। यहाँ एक आप मेरे बारे में पूछे हैं सादगी, मैं अपने आप को विधायक कभी समझा ही नहीं। मैं अपने आप को, चर्चा है आपके क्षेत्र के लोग, मैं अपने आप को एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही ही हमेशा समझता हूँ। मैं कभी भी मेरे क्षेत्र में, मेरे दरवाजे पर, मेरे घर के, मेरे आवास पर कभी मेरे लिए पर्सनल कुर्सी नहीं रखी रहती है। सभी कहीं जाते होइएगा तो पर्सनल कुर्सी किसी के पास, तो मैं अपने आप को मैं विधायक नहीं समझता हूँ। मैं अपने आप को एक सेवक समझता हूँ। चाहे अस्पताल में इलाज कराने की बात हो, मैं अपने आवास पर बड़ी बड़ाई नहीं करना चाहिए अपने से, लेकिन कई जनता से पूछिएगा तो मैं, जनता मुझे भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा किया, तो मैं पटना में भी जो क्षेत्र के लोग हैं वो जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनकी भी व्यवस्था हम करवाते हैं। वहाँ रहने सहने खाने पीने का व्यवस्था मेरे क्षेत्र के ही नहीं, अन्य जिला के भी हो, मेरे जिला के अन्य विधानसभा क्षेत्र के लोग हो, मुझसे जो होता है सत्कार, मेरा आदमी वहाँ, मैं न रहूं न रहूं, मेरा एक आदमी वहाँ रहता है। और ये भी मैं सेवा, मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जनता का सेवा करने के भावना से मैं आया हूँ। इसीलिए मैं सादगी में रहता हूँ और हमेशा अपने आप को एक राष्ट्रीय जनता दल का नन्हा सा सिपाही समझता हूँ। और मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, किसी पद का घमंड किसी भी आदमी को नहीं आना चाहिए। अगर आपकी कोई पद का आप में घमंड आ गया, आपके पास गुरूर आ गया, तो ईश्वर अल्लाह वहां पर से उसको कटिंग करता है। इसलिए कभी गुरूर नहीं होना चाहिए, घमंड में नहीं आना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता विश्वास जताएगी जिस पर उसको सेवा करने का मौका मिलता है। अच्छा मुकेश जी, जनसंपर्क चल रहा है, चूंकि चुनावी वर्ष है ये, और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हमारा ये रूटीन, मैं विधानसभा में जीतने के बाद मैं घर पर से, मेरा रूटीन है 10-11 बजे तक मैं अपने दरवाजा पर, घर पर रहूं, डेरा पर रहूं, आवास पर,
11 बजे तक जनता से जो लोग आते हैं उनसे मुलाकात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। सरकारी तंत्र पूरी तरह हावी है, कोई काम नहीं भी होता होगा, लेकिन मैं जनता के लिए संबंधित अधिकारी को मैं मजबूती से कहता हूं, रखता हूं। और हमेशा 10 बजे 11 बजे जब मैं निकलता हूं तो रात के खाना हमारे हमेशा क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई वर्कर, कोई कार्यकर्ता के यहाँ भी हम रात के खाना खाने के बाद 12 बजे से पहले हम घर कभी नहीं आते। मेरा पहले से ही रूटीन है कि चुनाव का रूटीन नहीं है। जब पूरा 12 महीना आपका पहले जनसंपर्क चालू है। विधानसभा चला तो विधानसभा में रहते हैं। हमारी पत्नी भी जनप्रतिनिधि थी, प्रमुख थी, अभी मुखिया है। वो भी कहीं हम विधानसभा में रहते हैं तो वो भी जाती है। निमंत्रण हो, कोई पूछते हैं, पूजा हो, निमंत्रण हो तो उसमें भी हम लोग शरीक होते हैं। जलसा हो, मिलाद हो, जहाँ लोग पूछते हैं कोशिश करते हैं जाऊं, क्योंकि कोई लोग पूछता है तो वहाँ जाना चाहिए। सम्मान आपको देता है, आप भी सम्मान दीजिए। और सम्मान, आप अगर सम्मान किसी को दीजिएगा तो आपको सम्मान हमेशा बढ़ेगा, ये मुझे विश्वास है। एक सवाल मैं आपसे लास्ट में ये करना चाहूंगा, कल आपके नेता का एक मतलब जवाब जो है मीडिया से बात करते उन्होंने एक महाकुंभ को लेकर एक वर्ड बोला जिसको लेकर काफी चर्चा है। क्या कहना चाहेंगे मुकेश यादव उसके बारे में? आपने सुना है उस स्टेटमेंट को? देखिए, कुंभ हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। और मैं कहता हूं, मुझे विश्वास है कि आप मंदिर में पूजा करने जाइएगा, आप मस्जिद में इबादत करने जाइएगा, लेकिन आपके जनता, आपके अगल बगल, आपके माता पिता अगर खुश नहीं रहेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग खुश नहीं रहेंगे तो मंदिर और मस्जिद में इबादत करने से और पूजा करने से, मत्था टेकने से काम नहीं चलेगा। असली काम जो है, जो जनता, आपके आस पड़ोस के लोग, गरीब लोग आपसे खुश रहे, उनकी सेवा कीजिए। असली भगवान भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, जो असली समाज में रहकर समाज को, और जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनको कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, अगर आपको ईश्वर अल्लाह दिए हुआ है तो उसको भी मदद करिए। इससे ज्यादा इबादत, पूजा पाठ करने से ज्यादा होता है। भगवान में, धर्म में कहीं ना कहीं ईश्वर है, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन ढकोसला उसको नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा अंत में जो है, मेरे माध्यम से बाजपट्टी की महान जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बाजपट्टी की महान जनता को नमन का प्रणाम करता हूं। उनको मैं कहना चाहता हूं, जिस विश्वास से आपने मुझे वोट दिया, मैं आपका सेवा किया, फिर आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करना, अगर मुझे मौका फिर जनता अगर बाजपट्टी की देती है तो उसी निष्ठा और विश्वास के साथ मैं काम को, अपने गति को और आगे धारदार बनाऊंगा। और हमेशा जिस ढंग से जनता के बीच मैंने रहा, उस ढंग से फिर हमेशा जनता के बीच में रहता हूं और रहता ही रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय और युवा विधायक मुकेश कुमार यादव से हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 5 साल में मैंने हर संभव क्षेत्र के लिए काम किया, रोड हो, पुलिया हो, ज्यादा से ज्यादा मैंने इस काम को किया। और अब अगर जनता दोबारा मुझे 2025 में मौका देती है और विधानसभा फिर से भेजती है तो मेरी पहली प्राथमिकता जो है क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की होगी। इस तरह के इंटरव्यू और खबर देखने